नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम समझेंगे यूपी जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यूरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में इसमें कहीं ना यूरेटर के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन पास होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किडनी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। यूरेटर हमारे क्या है, यूरिनरी सिस्टम का ही पार्ट है। जिस तरीके से हमने यूरेथ्रा के बारे में पढ़ा, हमने ब्लडर इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन दोस्तों होता है एनी ब्लॉकेज एनी ब्लॉकेज विद इन द यूरेटर। अब ये ब्लॉकेज हो कहाँ रहा है? ये ब्लॉकेज जो होता है हमारी किडनी से ही इस तरीके से बाहर निकलता है ये यूरेटर। क्या है साथियों, ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? ये यूरेटर है जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाते हैं। अब इसी में कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, ब्लॉकेज हो रखा है। एक यूरेटर के अंदर किडनी के सिंगल या दोनों में भी हो सकता है, पर हम बात करेंगे सिंगल की पहले, कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है या कोई ब्लॉकेज हो रखा है। वो किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है, हम वो इटोलॉजिकल फैक्टर में पढ़ेंगे। अब जब यहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं। एक टाइम पर ये जो ट्यूब है ये यहाँ पर पूरी फिल्ड हो जाएगी। अब ये फिल्ड होने की वजह से क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं वो किडनी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से किडनी क्या हो जाएगी, स्वेल। किडनी क्या हो जाएगी, स्वेल। मतलब क्या है, किडनी के अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो रहा है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से। दूसरा हम बात कर रहे हैं यूपी जंक्शन, मतलब यूरेटर। दूसरा क्या है, पी फॉर पेल्विस, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, पेल्विस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। जहां से हमारा यूरेटर प्लस हमारी किडनी दोनों क्या होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं, उसी को हम बोलते हैं यूरेटर पेल्विक जंक्शन। यूरेटर पेल्विक जंक्शन, जहां पर क्या हो रहा है, हमारे यूरेटर प्लस साथ में हमारा जो पेल्विक स्ट्रक्चर है, जो हमारा रेनल पेल्विस है, वो आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसी को हम बोलते हैं यूरेटर पेल्विक जंक्शन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है कि जो हमारा टॉप पार्ट है यूरेटर का, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। हो सकता है कि वहां पर कोई स्टोन आकर फंस गई हो। दूसरा क्या हो रहा है कि इसमें कोई बर्थ डिफेक्ट हो, या हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होती है यूरेटर की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज आ गया है। डुप्लीकेसी में हम बोल सकते हैं डुप्लेक्स ऑफ यूरेटर। ये कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, दो यूरेटर एक किडनी के साथ जुड़ जाते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से किडनी के अंदर फ्लूइड फिल्ड होने लगता है, जिसकी वजह से इंफेक्शन होगा, और उस इंफेक्शन की वजह से किडनी का साइज जो है बढ़ने लगता है, जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग होने लगती है। ये डिजीज ये डिजीज जो है क्योरेबल है, जल्दी से ठीक हो जाती है। अगर आप इसका समय रहते ध्यान रख लेते हैं तो ये डिजीज क्या हो सकती है, ठीक हो जाती है, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। या दूसरा, अगर ज्यादा ही कुछ बैरियर आ रहे हैं यूरिन पास करने में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो इसको हम क्या है, सर्जरी के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण की। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो इसका कारण है वो है
डुप्लीकेटेड ऑफ यूरेटर। डुप्लीकेटेड ऑफ यूरेटर मतलब क्या है कि एक किडनी के अंदर दो यूरेटर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए हैं इस तरीके से। और साथ में क्या हो रहा है, एक यहां से, और ये जाकर किससे कनेक्ट हो गए, ब्लैडर के अंदर। अब इस किडनी के अंदर क्या हो गए, ये कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड है वो यहाँ पर जमा हो जा रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो किडनी के अंदर कंटिन्यू क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से किडनी के अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम बोल रहे हैं डुप्लीकेटेड ऑफ यूरेटर। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे कारण की। दूसरा कारण होता है यूरेट्रोसिल। यूरेट्रोसिल, अब यूरेट्रोसिल क्या होता है दोस्तों, यूरेट्रोसिल वो कंडीशन है जो हमारा यूरेटर के बॉटम पार्ट को स्वेलिंग होती है, जिसके अंदर मतलब क्या है कि हमारा इस तरीके से यूरेटर निकल रहे हैं किडनी से। यहाँ पे क्या है, जिसका बॉटम पार्ट है इसके अंदर क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, या हम बोल सकते हैं कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से यूरेटर का जो साइज है वो नैरो हो गया है। और उस नैरो होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो यूरिन का फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। वो शायद हो रहा है कि अगर ड्रॉप ड्रॉप करके पास हो रहा है, दूसरा हम बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से यूरिन पास ही नहीं हो रहा, या फिर जो फ्लूइड है वो यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। अब एक टाइम पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से भरना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से ये फुल हो जाएगी, और क्या होगा, धीरे धीरे किडनी के अंदर फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा ये फ्लूइड, जो क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन। अब इस इन्फेक्शन की वजह से किडनी में क्या हो जाएगी, सूजन। अब बात करते हैं इसके, ये तो हो गया यूरेट्रोसिल्स। अब करते हैं बात इसके एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ यूरेटर। एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ यूरेटर। अब इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। एबनॉर्मल का अगर मतलब आपको समझ आ रहा है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि जो यूरेटर हैं उनका रीनल पेल्विक में कनेक्शन ना होकर के कहीं दूसरी जगह हो गया है। हो सकता है कि उसका जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं वहां पे कनेक्ट हो गया हूं इस तरीके से। मान लो ये क्या है, हमारी इस तरीके की किडनी है। मैं किडनी गलत बन गई, सॉरी भाई, मेरा थोड़ा सा क्या है, डायग्राम में हाथ तंग है, तो मुझसे डायग्राम अच्छे बनते नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से सिखा सकूँ। अब ये क्या है, हमारी किडनी है। अब इसके अंदर क्या है, ये मेडुलरी पिरामिड है इस तरीके के, ठीक है। और इस साथ में क्या है हमारा कैप्सूल या कोर्टेक्स, और ये हमारा क्या है, रीनल पेल्विस। ये मेडुलरी लूप, सॉरी मेडुलरी पिरामिड। अब ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर यहाँ पे कनेक्ट ना होकर के हो सकता है यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये यहाँ पर पे कनेक्ट हो जाए। दूसरा यहाँ पे कनेक्ट होने की वजह से, या ये आपके रीनल कैप्सूल या कोर्टेक्स से कनेक्ट हो जाए इस वजह से, तो इसको हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल कनेक्शन। मतलब क्या है कि जहां से उसका कनेक्शन होना चाहिए रीनल पेल्विस से, वहां पे कनेक्शन ना होकर के कहां पे आ रहा है, वो दूसरी जगह आ रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ
यूरेटर। अब ये होता किस वजह से है? ये होता है भाई बर्थ डिफेक्ट की वजह से। किस वजह से? तो एक कारण हो सकता है इसका बर्थ डिफेक्ट, मींस हो सकता है कि मदर ने प्रॉपर जो फोलिक एसिड टैबलेट होते हैं या प्रॉपर क्या है कि जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे ध्यान रखते हैं जरूरी सप्लीमेंट, वो मदर ने नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर तरीके से मेच्योर नहीं हो पाई और उसका क्या हो गया, अनदर जगह जो यूरेटर कनेक्शन हो गया, किसमें? किडनी के दूसरे पार्ट में। मतलब क्या है कि किडनी के दूसरे पार्ट में यूरेटर का कनेक्शन हो गया है, जिसको हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ यूरेटर। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? बर्थ डिफेक्ट की वजह से। अब बात करते हैं हम इसके ट्यूमर की। किडनी बने रहने देते हैं। दूसरा है इसका कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर। अगर कैंसर ट्यूमर या बोले कि नॉन कैंसरस ट्यूमर किडनी के अंदर फॉर्म हो जाए, मान लो कि ये पार्ट इसका क्या हो गया, यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो गया, हो सकता है कि वो यूरेटर के इस वाले पार्ट में जो उसका टॉप पार्ट है यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो जाए, तो क्या होगा, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलने वाला है ये निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि किडनी तो अपना काम कर रहे हैं, नेफ्रॉन तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि नेफ्रॉन क्या है, हमारे फंक्शनल यूनिट है। और एक किडनी के अंदर कितनी होती है? 102 मिलियन होती है। एक जिनकी संख्या होती है 1 से 2 मिलियन तक होती है, जिसको हम बोलते हैं 10 की पावर 10। अब यहाँ पर जब क्या हो गया, ट्यूमर फॉर्म हो गया है, तो क्या होगा, यूरेटर का क्या हो गया, रास्ता ब्लॉक। जहां से यूरिन निकलने वाला है या वेस्ट प्रोडक्ट निकलने वाला है, वो रास्ता हो गया ब्लॉक। अब वो वापस कहाँ कलेक्ट होता रहेगा? आपकी किडनी के सराउंडिंग, किडनी के अंदर। अब इसमें जब फ्लूइड इकट्ठा होता है तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन होना है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रही है किडनी, फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। और जब फिल्ट्रेशन का काम कर रही है और वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही है, जो फिल्टर उसने वेस्ट प्रोडक्ट किया है वो वापस कहाँ पे जमा हो रहा है? किडनी के अंदर जमा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? कि ट्यूमर की वजह से क्या हो गया, वहां पर रास्ता जो है वेस्ट प्रोडक्ट का निकलने का वो ब्लॉक हो गया है और किडनी के अंदर वो जमा होना स्टार्ट हो गया। अब जमा होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो सकती है। अगर इस कंडीशन को आप प्रॉपर तरीके से देखते नहीं है, इसको नजरअंदाज करते हैं, तो ये किडनी लीड कर सकती है आपकी एक्यूट किडनी रिनल फेलियर को, सॉरी एक्यूट रिनल फेलियर को, जिसको हम बोलते हैं एआरएफ। बाद में अगर आप उसको भी नजरअंदाज करते हैं तो किडनी वो बन जाती है सीआरएफ या सीकेडी कंडीशन। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट कारण की, जो होने वाला है इन्फ्लामेशन के अंदर, सॉरी प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस बेसिकली ऐसी कंडीशन है जो हमारे यूरेटर या यूरेथ्रा के आसपास ही लोकेट रहती है। अब प्रोस्टेट के अंदर जब इन्फ्लामेशन होगी तो ये क्या करेगा भाई, ये करेगा आपके यूरेटर को क्या कर देगा, ये सॉरी यूरेथ्रा को क्या करेगा, नैरो कर देगा, जिसकी नैरो की होने की वजह से पेशेंट को होगा यूरिन इनकॉन्टिनेंस। यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या है कि पेशेंट को अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, जो ड्रॉप ड्रॉप करके वो निकलता जाएगा। अब ड्रॉप ड्रॉप निकल क्यों रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो यूरेथ्रा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, जो उसके स्पिंटर हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसके ऊपर जो ब्लड है उसके ऊपर पड़ेगा प्रेशर, और ब्लड कंटिन्यू क्या करेगा, यूरिन को ड्रॉप ड्रॉप करके बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। एक टाइम पे क्या होगा, जो यूरिन जो ब्लैडर है वो भी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, क्योंकि यूरिन जो है प्रॉपर खुल के नहीं आ रहा है, जितना उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए यूरिनेशन की वो नहीं हो रही है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाएगा, यूरिन फिल्ड हो जाएगा या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरेटर भी आपके फिल्ड होते चले जाएंगे। अब यूरेटर यहाँ से फिल्ड होना स्टार्ट हुए, कहाँ पर पहुंच गया, ये वाटर एक्यूमुलेशन या फ्लूइड एक्यूमुलेशन किडनी के अंदर, तो ये भी है क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। दूसरा हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसका कारण क्या है, एक और एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसके अंदर भी एक कारण है,
मतलब जो हमारा पेशेंट का, फीमेल पेशेंट का क्या होता है, यूट्रस होता है, फीमेल पेशेंट का जो यूट्रस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ये कुछ टिश्यू होते हैं। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसके अंदर वहां पे क्या होता है, टिश्यू होते हैं, लाइनिंग टिश्यू होते हैं। सेम उसी तरह के एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ करने लगते हैं जो यूट्रस होता है उसके बाहर। समझ आया? मतलब क्या है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस। लेकिन जो ये टिश्यू हैं ये सेम कैसे दिखाई देंगे, एंडोमेट्रियम के जो टिश्यू होते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर के जो टिश्यू होते हैं सेम उसी की तरह जो हमारे पेशेंट, मतलब क्या है कि जो फीमेल पेशेंट के जो यूट्रस होता है, जो उसके लाइनिंग टिश्यू होते हैं सेम उसी की तरह दिखने वाले टिश्यू कहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे, यूट्रस के बाहर। तो उसको हम बोल रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब बात करते हैं इसके कुछ नेक्स्ट कारण की। इसका नेक्स्ट कारण होने वाला है यूरेथ्राइटिस। हम इस कंडीशन को पहले ही पढ़ सके हैं, यूरेथ्राइटिस, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये कंडीशन पढ़नी है तो हमारे आई बटन पर देख लीजिए। दूसरा यूरेट्राइटिस, यूरेट्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, साथ में हम पढ़ेंगे इसमें, साथ में लास्ट कारण है इसका पेशेंट का ब्लेडर इन्फेक्शन, ब्लेडर इन्फेक्शन। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। सबसे पहला कारण हमने पढ़ा था डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी किसकी हो रही थी, यूरेटर की। जब दो यूरेटर एक साथ एक किडनी के अंदर जुड़ रहे हैं, ये कंडीशन किसमें, एक किडनी में भी हो सकती है और दोनों किडनी में भी हो सकती है। बाद में हमने पढ़ा था आपका यूरेट्रोसील्स। यूरेट्रोसील क्या है कि जो उसका बॉटम पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं क्या है कि इन्फ्लामेशन हो गई, जिसकी वजह से यूरेटर का जो साइज है वो नैरो हो गया है। तो इस तरह के हमने कुछ कारण पढ़े जिसकी वजह से क्या ये कंडीशन अराइज होती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स क्या होने चाहिए, अगर आप हमारी कंडीशन देखते हुए आ रहे हैं, हमारी पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं जो हमारी रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपको सिम्टम्स इजीली समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होने वाला है वो होने वाला है पेन ऑन द अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड। इसका मतलब क्या है कि जिस किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, जिस किडनी में, जिस साइड की किडनी, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ये पेन होगा। मान लो जिस जिस साइड में, अफेक्टेड साइड का मतलब क्या है कि जिस साइड किडनी है और जिस साइड की जो इन्फेक्टेड किडनी है, जिस किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, उस साइड क्या होगा, पेन होगा। दूसरा, पेशेंट को पेन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, मीन्स जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो उस टाइम पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। दूसरा, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगा, इन्फेक्शन की वजह से जलन होगी पेशाब करते टाइम। पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है यूरिन के रास्ते। जिसको हम बोल रहे हैं हिमेचूरिया। ठीक है साथियों, क्या हो रहा है, हिमेचूरिया। साथ में पेशेंट को यूरिन पास करते समय डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। तो कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन ऑन द अफेक्टेड साइड। दूसरा इसमें आ रहा है पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब क्या है कि जब पेशेंट यूरिन पास करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पेन होगा। दूसरा, पेशेंट को पेशाब करते समय जलन होगी।
और ब्लीडिंग होगी पेशेंट के यूरिन में, मतलब क्या यूरिन के साथ ब्लीड आ सकती है। साथ में हम बात करें जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो उसको डिफिकल्टी हो सकता है कि पेशेंट को जो यूरिन आना चाहिए पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ, पूरे फोर्स के साथ, वो नहीं आएगा, वो ड्रॉप करके आ सकता है। दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है, जो सिम्टम्स है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। पेशेंट का अपने यूरिन या अपने जो यूरिनरी स्ट्रक्चर, वो सॉरी स्पिंटर होते हैं, ब्लैडर स्पिंटर होते हैं, उन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट यूरिन पास करना स्टार्ट करता है। मेनली ये कंडीशन होती है आपके एज फैक्टर, और एज फैक्टर से रिलेटेड है। जो ओल्ड एज पीपल है उनमें ज़्यादा होने के चांसेस, क्योंकि क्या होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक होने की वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन होने लगती है। साथ में पेशेंट को होगा फीवर। फीवर क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी में हो गया है इन्फेक्शन। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन एंट्री करता है या बैक्टीरिया एंट्री करता है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और जो रिस्पॉन्ड करती है किसके रूप में करती है वो दोस्तों? फीवर के रूप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। पेशेंट को अनयूजुअल पेन होगा इन लोअर एब्डोमिनल में। जी हाँ, पेशेंट को अनयूजुअल पेन होगा लोअर एब्डोमिनल में। ठीक है दोस्तों, ये इसके सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, कि किन किन लोगों को ये होने के चांसेस हो सकते हैं, ये कंडीशन किन किन लोगों को होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कारण पढ़ा था इसका, एक था बर्थ डिफेक्ट, मीन्स जिनका बर्थ डिफेक्ट कंजेनाइटल हो सकता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर में हो सकता है ये, तो इसका क्या है, ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा पेशेंट को होता है एज रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं एज फैक्टर। या दूसरा हो सकता है ये किसी को क्या है कि यूरेट्राइटिस की प्रॉब्लम है, यूरेट्राइटिस की, तो ये क्या है इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है किन लोगों को ये कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं, हुई नहीं है पर हो सकते हैं। मान लो कि अगर पेशेंट को क्या है, बर्थ डिफेक्ट है, तो बर्थ डिफेक्ट क्या है कि प्रॉपर तरीके से क्या है, किडनी मैच्योर नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई होगी, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर किडनी का जो साइज है वो छोटा हो सकता है, या हो सकता है कि जो यूरेटर है, ये जो यूरेटर कनेक्शन है वो एबनॉर्मल तरीके से पेशेंट की किडनी में अटैच हो सकता है। तो ये कंडीशन इस तरीके से हो सकती है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, अब ये क्या है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं। पेशेंट की कंडीशन को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्ट में आप पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट को कंडीशन कितने दिन से है, ये कंडीशन कितने दिन से है, और पेशेंट जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कितने दिन से आ रहे हैं। अगर पेशेंट, मान लो पेशेंट आपको क्या शिकायत कर रहा है कि मुझे पेशाब करते समय जलन होती है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि जलन हो रही है तो वो कितने समय से हो रही है। जलन करते समय जो पेशाब का फोर्सफुली पेशाब आना चाहिए, यूरिनेट होना चाहिए, वो फोर्सफुली हो रहा है या नहीं। अगर पेशाब हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, कहीं ड्रॉप करके तो नहीं आ रहा है। अगर ड्रॉप करके आ रहा है तो क्या हो सकता है, पेशेंट को ये कंडीशन इंडिकेट कर सकती है। दूसरा, हम पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट को कोई पुराने समय में कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि पुराने समय का जो इन्फेक्शन होता है बाद में अराइज हो जाता है। क्यों अराइज हो जाता है? क्योंकि जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले होता है, एंटीबायोटिक ले रहा होता है, वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर रेजिस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पुराना इन्फेक्शन बाद में अराइज हो सकता है। तो दूसरा हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को हम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन करते हैं और ऑस्कल्टेशन करते हैं। अब बात करते हैं पेशेंट के ब्लड टेस्ट की। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन,
फिजिकल एग्जामिनेशन, अब बात करते हैं जी इसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन की। अब ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आप देखेंगे सबसे पहले WBC और CBC, और साथ में हम चेक करेंगे क्रिएटिनिन का लेवल। क्रिएटिनिन का लेवल आपको WBC का पता है, CBC का पता है, हम बताएंगे आपको अभी क्रिएटिनिन का। क्रिएटिनिन क्या होता है कि हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब ये किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जब आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोसेस चल रही होती है, आपकी मसल्स को जब एनर्जी चाहिए होती है, और उस कंडीशन में जब क्या होती है एनर्जी प्रोसेस चलती है, तो क्या निकलता है उस टाइम से, उस टाइम आपकी बॉडी से मसल्स से क्या निकलता है, क्रिएटिन निकलता है। यही क्रिएटिन आपके ब्लड के थ्रू कहां पर जाता है, किडनी के अंदर। अब वहां से ये किडनी के थ्रू कहां निकलता है, यूरेटर में, और यूरेटर से निकलता है यूरिन के थ्रू बाहर। समझ आया? मतलब क्या है कि ये क्रिएटिन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये निकलता है कहां से, जब एनर्जी प्रोसेसिंग चल रही होती है। एनर्जी प्रोसेस कब चलती है, जब क्या होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और मसल्स प्रॉपर क्या करते हैं, एनर्जी का यूज कर रही होती है। वहीं मसल से ये प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन। अब यही क्रिएटिनिन ब्लड के थ्रू, हिमेटोलॉजी के सिस्टम के थ्रू कहा जाता है आपकी किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, और वहीं से जो क्या निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट में के रूप में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि किडनी का इन्फेक्शन हो रखा है। समझ आया साथियों? तो हम क्रिएटिनिन का लेवल चेक करते हैं, साथ में हम चेक करते हैं यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया का देखने के लिए, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया, जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं पेशेंट का हम एंटीबायोटिक बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में यूरिन एनालिसिस करेंगे। एक चेक करेंगे हम VCUG। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यूरिन का फ्लो किस तरीके का हो रहा है। इसमें हमने VCUG को हमने पिछली कंडीशन में बताया है, जिससे हमने पहले इससे पहले कंडीशन पढ़ी है यूरेथ्राइटिस, उसमें हम पूरा डिटेल में बताया है। आप जाकर यूरेथ्राइटिस कंडीशन को देखिए, और उसमें नए नए जो फैक्ट हैं, नए नए जो फैक्टर्स हैं, या नए नए जो हमने टर्म्स यूज किए हैं, उनके बारे में अच्छे से जानिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा हमने इसमें बात करेंगे हम इसके अल्ट्रासाउंड की। पेशेंट का आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड किस लिए करवा रहे हैं कि कोई क्या है कि एबनॉर्मल मास फॉर्मेशन तो नहीं किया, या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ तो नहीं हो रखी है किडनी के अंदर, तो हमने USG करा लेना है। साथ में हम बात करेंगे CT स्कैन और MRI की, क्योंकि हमने एक कारण पढ़ा था कि कहीं ना कहीं क्या है कि ट्यूमर भी फॉर्म हो सकता है, सिस्ट फॉर्म हो सकती है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, CT स्कैन और MRI। दूसरा MRI, तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं। साथ में अब एक एब्डोमेन एक्सरा भी करवा सकते हैं। एब्डोमिनल एक्सरे, जिसमें हम क्या करते हैं, डाई का यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव डाई, या फिर कॉन्ट्रास्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर कंप्यूटराइज इमेज निकालते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, किडनी का प्रॉपर साइज चेक कर सकते हैं, किडनी की एबनॉर्मलिटी होती है उसको चेक कर सकते हैं एब्डोमेन एक्सरे के थ्रू। अब बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होना चाहिए जी, इसका बताइए आप। मैनेजमेंट आप हमारे साथ पढ़ते आ रहे, इतने टाइम से जुड़े हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो साथ हमें मिल रहा है उसकी वजह से हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है, और उसके लिए हम आपके लिए रात में दिन रात मेहनत करते हैं। दिन में हम अपना कंटेंट तैयार करते हैं, और रात के आपके लिए हम ये वीडियो शूट करते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। चलो आज बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। जो उसके लिए मैनेजमेंट होने वाला है, फार्माकोलॉजिकल,
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो इसका होने वाला है, तो इसमें सबसे पहले अगर पेशेंट को क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप क्या देंगे, सबसे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक भी कौन सी रहने वाली है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक होने वाली है वो। तो सबसे पहले होने वाली है वो एमीपेनम। ठीक है साथियों, सबसे पहले कौन सी मेडिकेशन होने वाली है वो एमीपेनम, जिसकी डोज होने वाली है 25 mg पर केजी। इसकी डोज कितनी होगी, 25 mg पर केजी। दूसरी मेडिकेशन होने वाली है मेरोपेनम। ठीक है, अब इस मेरोपेनम की डोज होने वाली है 500 mg से लेके 1000 mg। ठीक है जी, ये इसकी डोज है। अब बात करते हैं इसमें टिकारसिलिन। टिकारसिलिन की भी डोज कितनी रहेगी, 500 mg। अब बात करते हैं पिपरसिलिन की। नेक्स्ट मेडिकेशन कौन सी हमारी, पिपरसिलिन। जो पिपरसिलिन की डोज रहने वाली है वो रहने वाली है 2 से 4.5 ग्राम, और रहने वाली है पर डे। जो इन मेडिकेशन का रूट रहेगा वो क्या रहेगा, आईवी। इसको हम देते हैं इन मेडिकेशन को इंट्राविनस, नसों के द्वारा हम इन्हें फ्लूइड में डिजोल्व करके पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं। लास्ट एंटीबायोटिक होने वाली हमारी सेफीपाइम। सेफीपाइम हमारी किससे बिलोंग करती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड से। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, सॉरी, हमारी ड्रग ये कहाँ से बिलोंग करती है, साइक्लोस्पोरिन ड्रग से। और अगर हम इसके जनरेशन की बात करें तो ये सेकंड लाइन जनरेशन की हमारी ड्रग है। जो साइक्लोस्पोरिन की ड्रग है ये कौन सी लाइन, इस जनरेशन की है, सेकंड लाइन, सेकंड जनरेशन की ड्रग है, जिसको हम बोलते हैं 2G। और उसकी जो डोज होने वाली है वो डोज होने वाली है साहब 1000 mg, 500 से 1000 mg। तो ये कुछ एंटीबायोटिक हैं। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, NSAID, जिसको आप बोलते हैं नसेड। तो आप पेशेंट को क्या दे सकते हैं, NSAID। इसमें कौन सी मेडिकेशन है हमारी, आप वीडियो देख रहे हैं, हमने कल भी हमने पढ़ाया था आपको, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है। तो इसमें कौन सी मेडिकेशन है साहब, ये डाइक्लोफेनिक हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। दूसरी मेडिकेशन कौन सी है, एसिक्लोफेनिक। और थर्ड मेडिकेशन कौन सी है जी हमारी, ट्रामाडोल आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, आईवी और परोरली आप ये मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को आ रहा था फीवर तो आप उसमें क्या दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक, जिसको हम बोलते हैं पीसीएम। पीसीएम आप 500 से 1000 mg सुबह शाम दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बीड़ी। तो ये कुछ क्या है कि इसकी फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन है। अब बात करते हैं हम इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो होता है साथियों, सबसे पहले कि आपको जो पेशेंट की कंडीशन को असिस करना है। अगर पेशेंट की कंडीशन में क्या हो रहा है कि पेशेंट को फीवर आ रहा है, तो आपको सबसे पहले पेशेंट का फीवर क्योर करना है, कि आपको पेशेंट को बचाना है हाइपोथर्मिया से, हाइपरथर्मिया से। ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कोल्ड स्पंज बाथ दे सकते हैं। साथ में पेशेंट को कुछ जो मेडिकेशन डॉक्टर प्रोवाइड करता है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। और बात करते हैं हम साथियों इसमें, पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है, पेशेंट को क्या है प्रॉपर तरीके से जो कैथेटर लगाया है आप लोगों ने, नर्सिंग स्टाफ ने अगर कैथेटर लगाया है, तो प्रॉपर आपको क्या चेक करना है, जो उसका इनपुट आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से चेक करना है, कि आपको पेशेंट के आप इनपुट कितना दे रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है, वो आपको चेक करना होता है। तीसरी प्रायोरिटी इसमें आती है कि जो पेशेंट के कैथेटराइजेशन किया है आपने, उसकी टाइम टू टाइम क्या होनी चाहिए,
केयर होनी चाहिए कि हो सकता है, वरना अगर आप प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में आप पेशेंट का चेक करते रहेंगे कि जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कितना चल रहा है। जो हमारी फोर्थ प्रायोरिटी है वो क्या है, जो पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल है वो कितना चल रहा है। कंटिन्यू आप क्या करेंगे, लेबोरेटरी जो वैल्यू होती है उनको आप असिस्ट करेंगे या प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे। इसमें कंटिन्यूअस आप पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे। अगर हम इसकी बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट इसके लिए क्या होना चाहिए था, तो इसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले हम जो उसका अफेक्टेड पार्ट है यूरेटर का, क्या है अफेक्टेड पार्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूरेटरेक्टमी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यूरेटर को उसको हम निकाल सकते हैं और बाद में उस पेशेंट के जो हम यूरेटरेक्टमी कर रहे हैं, यूरेटरेक्टमी उसमें अफेक्टेड पार्ट को आपने निकाला है तो उसमें क्या करते हैं, लाइगेशन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अब वो लाइगेशन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है कि आपने क्या किया है, तो उसका अफेक्टेड पार्ट निकाला, जो रिमेनिंग पार्ट था आपने वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब क्या कि बाद में जोड़ दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी का जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। मीन जो किडनी हमारी थोड़ी सी क्या होते हैं, दोनों इक्वल होती हैं, मतलब क्या है कि हमारी राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है और थोड़ी सी एक नीचे होती है। तो इस तरीके से ये किडनी है, मान लो कि थोड़ी सी हमारी क्या है, स्लाइटली ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस किडनी के अंदर थोड़ा सा क्या है कि आपने इतना पार्ट रिमूव कर दिया, मान लो अफेक्टेड पार्ट है ये, अफेक्टेड पार्ट को आपने रिमूव कर दिया। जब आप ये वाला पार्ट निकालेंगे तो ये किडनी का जो लेंथ है ये कम हो जाएगी। किस तरीके से देखते हैं, जो किडनी है वो यहाँ पहुंच जाएगी खिसक के, ठीक है साथियों। जो किडनी इक्वल नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सा नीचे खिसक जाएगी। साथ में हम क्या करते हैं, ब्लेडर को भी थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की साइड में थोड़ा सा उसको भी खींचते हैं, ताकि जो किडनी का जो प्रॉपर क्या है कि ग्रेविटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, जिससे क्या होता है कि जो यूरिन का फ्लो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो साथियों ये सर्जरी इसमें हम कर सकते हैं। साथ में हम इसमें कर सकते हैं पार्सल नेफ्रेक्टमी, पार्सल या कंप्लीट नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर पेशेंट की किडनी में कोई अफेक्टेड टिश्यू है या स्कार फॉर्मेशन हो रखी है तो हम वहां से क्या करते हैं, पार्सल या कंप्लीटली नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि किडनी का जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रेक्टमी या पार्सल नेफ्रेक्टमी। ये कंडीशन जो है ये एक किडनी में भी हो सकती है और दोनों किडनी में हो सकती है। अगर आप इस कंडीशन का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और इस कंडीशन को कंटिन्यू नजरअंदाज करते हैं, तो ये कंडीशन आपकी आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जिसमें क्या हो सकता है, नेफ्रोलिथाइसिस की कंडीशन हो सकती है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें हो सकता है पेशेंट को सीकेडी, मतलब क्या है कि क्रोनिक किडनी डिजीज, और इसमें पेशेंट को क्या होती है, किडनी का जो फंक्शन होता है वो रहते हैं फेल। तो प्रॉपर किडनी जब फेल हो जाएगी तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, जिसमें पेशेंट का जो कंडीशन है वो डिपेंड हो जाएगी डायलिसिस के ऊपर। कुछ कंडीशन डायलिसिस के ऊपर हो सकती है, पेशेंट की प्रॉपर तरीके से जब किडनी प्रॉपर फेल हो जाएगी के बाद में जाके पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। और बाद में ये अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, नहीं मिलती है कोई किडनी और डायलिसिस से भी काम नहीं चलता, तो पेशेंट की हो जाएगी डेथ। तो दोस्तों यही हमारा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है आपको लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें आप हमारी वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो हमारी नई वीडियो आने वाली होती हैं आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो हम आपको देंगे जो हमारे हैंडमेड नोट्स होते हैं, पूरी कंप्लीट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और वो प्रोवाइड करवाएंगे हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट नोट्स जो हैंडमेड नोट्स होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।